Good morning, class 8th. So, this is the third video of chapter number 8, Civilizing the Native, Educating the Nation. So, कुछ डेफिनेशंस थी जो रह गई थी, उनको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले लिंग्विस्ट, जो हमने बात की थी कि ये जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, विलियम जोन्स, ये एक लिंग्विस्ट थे. तो लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो कि समवन हु नोज़ एंड स्टडी सेवरल लैंग्वेजेस, वो पर्सन जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस उसको आती होती हैं. फिर ये मद्रासा, हमने एक वर्ड पढ़ा था. तो मद्रासा क्या है? एक अरेबिक वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है उस प्लेस के लिए जहाँ पर लर्निंग की जाती है, यहाँ पर जहाँ पर कुछ सिखाया जाता है. ठीक है, जहाँ पर स्टडी की जाती थी अरेबिक की, तो मद्रासा को बनाया था. तो मद्रासा वो एक तरीके से इंस्टीट्यूशन लगा लो आप, या वो जगह लगा लो जहाँ पर वो सिखाई जाता है कुछ भी, कोई किसी तरीके का स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूशन, इस तरीके से आप सोच सकते हो. आफ्टर दैट ओरिएंटलिस्ट, हमने वर्ड एक पढ़ा था पीछे. उसका मतलब क्या है? दोज विद स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया. तो वो पर्सन्स जिन्हें एशिया के कल्चर की और लैंग्वेजेस की नॉलेज है, उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है. मुंशी कौन होता है? मुंशी मतलब वो पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्सियन. मुंशी जो हैं उन्हें बोला जाता था जो पर्सन लिखना पढ़ना जानते हैं और पढ़ाते भी हैं, वो पर्शियन पढ़ाते हैं, उन्हें मुंशी कहा जाता था एट दैट टाइम. फिर वर्नाकुलर, वर्नाकुलर, ये तीनों वर्ड्स हमने इस पैराग्राफ में पढ़े थे. ठीक है, सो दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ. वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? अ टर्म जनरली यूज टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज. ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसी टर्म है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है आपका लोकल लैंग्वेज के बारे में, या फिर बहुत जो जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर है उसको दिखाने के बारे में. ये वर्ड जो है यूज़ किया जाता है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जैसे, तो नॉर्मल लैंग्वेजेस जो कि हर किसी पर्सन को पता है. In colonial countries like India, the British used the term to mark the difference between the local languages of everyday use and English, the language of imperial masters. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो कॉलोनियल कंट्रीज़ होती थी जैसे इंडिया है, तो वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो डिफरेंस रखते थे कि वो जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल है या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. तो वर्नाकुलर लैंग्वेज है या फिर कोई और लैंग्वेज है, इसमें बोलते हैं आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज. इस तरीके से वर्नाकुलर वर्ड को इस तरीके से यूज़ किया गया है. आगे देखते हैं, टॉपिक पर चलते हैं बेटा. ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. ठीक है, सो अब यहाँ पर हम कुछ एरर्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ लेते हैं. देखो, फ्रॉम द अर्ली 19th century मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगैन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग. तो 19th century जब स्टार्ट हुई तो कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऐसे थे जो कि ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को क्रिटिसाइज़ करने लगे. यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि एशिया के कल्चर को, लैंग्वेज को आगे बढ़ाया जाए या उन लैंग्वेजेस को आगे सीखा जाए. तो दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थाट. तो ये वो क्या कहते थे कि जो पूरब के जो देश हैं, जो ईस्ट वाले जो जो देश है, इनकी जो भी नॉलेज है इसमें बहुत सारे एरर्स हैं और इनके कोई साइंटिफिक मेथड्स नहीं है, कि बस कुछ भी ऐसे ही बना देते हैं. ये मतलब अनसाइंटिफिक सोचें हैं इनकी, जो भी ये सोचते हैं अनसाइंटिफिकली सोचते हैं. इनका कोई भी आगे मतलब इनका यूज़ नहीं है जो तुम इनको पढ़ा रहे हो. ठीक है, सो ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड. तो जो ईस्टर्न लिटरेचर है, जो ईस्टर्न लिटरेचर था वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था और बहुत ही लाइट हार्टेड आप मान सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है एंड ऑल दैट. सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो उन्होंने यही आर्ग्यू किया, उन्होंने यही बहस वगैरह वहाँ पर की कि भाई ब्रिटिशर्स को ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अरबिक सीखेंगे वो और साथ में संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर वगैरह को सीखे, उन्हें ये सब सीखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट. तो जेम्स मिल ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट पर्सनस के ऊपर अटैक किया. द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव वांटेड और व्हाट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज़ दैम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट. तो जो भी ब्रिटिश एफर्ट्स थे वहाँ पर, उन सभी को ये कहा गया कि ये जो है यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं होगी, और वो जो चाह रहे हैं कि उनके सब्जेक्ट्स को भी रिस्पेक्ट मिलेगी वो सब यहाँ पर नहीं होगा. लेकिन
मतलब उन सबको मनाने के लिए कि ये सब्जेक्ट भी पढ़ने ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत काम की हैं और साइंटिफिकली ये सब चीज़ें भी बहुत यूज़फुल हैं, बहुत अच्छी हैं। तो इन सब के लिए अब बहुत ज़्यादा काम करना था। द एम ऑफ एजुकेशन ought टू बी टू टीच व्हाट वाज यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल। तो वहाँ पर एम क्या था एजुकेशन का कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को या जो भी पर्सन्स को हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। सो इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस। तो जो भी इंडियंस हैं उन्हें भी सारी जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उनके हिसाब से स्टडी करनी थी और जो भी टेक्निकल वे होते हैं पढ़ाई करने के वो उन्हें करने थे ताकि आगे जाकर उनका भी कुछ भला हो जाए। दैट द वेस्ट हैज़ मेड, जैसे कि जो पश्चिमी संस्कृति में है वहाँ पर क्या करते ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देते हैं, तो अब इंडिया में भी इसी पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाना था रादर दैन विद द पोइट्री एंड सैकर्ड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोइट्री और लिटरेचर ही वो पढ़े जा रहे हैं, बल्कि साथ में उन्हें जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और जो साइंटिफिकली मेथड्स के हिसाब से जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उनको भी अब डिस्कस किया जाना था साथ में। तो बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर। तो 1830 में वो जो अटैक था एक तरीके से ओरिएंटलिस्ट के ऊपर जो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से बढ़ गया। तो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ मच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वाज थॉमस बैबिंगटन मैकेले। तो एक बहुत ही पर्सन है जिन्होंने भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था अपना, कि वो इन सब क्रिटिक्स को बहुत ये जो कमियां इसके निकाली जा रही थी इनमें वो भी शामिल थे। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री। तो उन्होंने क्या देखा कि इंडिया में कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है, कोई भी सभ्यता वगैरह यहाँ की इतनी ज़्यादा नहीं है दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, और जो कि अब सिविलाइजेशन किया जाना चाहिए। तो नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कम्पेयर टू वट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। तो कोई भी ईस्टर्न नॉलेज की ऐसी ब्रांच नहीं है जो कि आपका इंग्लैंड में जो भी नॉलेज वगैरह दी जाती है उसका मुकाबला इंडियन नॉलेज नहीं करी थी, ईस्टर्न नॉलेज नहीं करी थी। हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मैकले दैट A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। वो क्या कहते थे कि आप ऐसे एक कंपैरिजन लगा लो कि अगर एक शेल्फ में कोई बुक्स पढ़ी हैं अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की तो वो ही काफ़ी हैं, और अगर इंडिया की पूरी लाइब्रेरी है, अरेबिया वाली पूरी जो लाइब्रेरी है वो भी काफ़ी नहीं है, मतलब उस उतनी नॉलेज जो है उन किताबों के अंदर है। ही अर्ज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वॉज नो प्रैक्टिकल यूज़। इनके वो उन्होंने क्या प्लीड किया कि आप ऐसा कीजिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जितना भी पब्लिक मनी यूज़ हो रहा है इन ओरिएंटल लर्निंग के लिए इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, और क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूज़ की इतनी ज़्यादा नहीं है। विद ग्रेट एनर्जी एंड पेशेंस मैकले एम्फसाइज्ड द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो क्या चाहते थे, मैकले चाहते थे कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, सिर्फ इसी लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाए। उन्होंने ये फील किया कि जो भी नॉलेज ऑफ इंग्लिश है ये इंडियंस को भी अलाउ करेगी कि अगर वो कुछ अच्छे अच्छे लिटरेचर पढ़ लेते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड ने प्रोड्यूस किए हैं। सो अब वो अवेयर करना चाहते थे सभी पर्सन्स को जो कि वेस्टर्न साइंस और वेस्टर्न फिलॉसफी के हिसाब से जो जो डेवलपमेंट्स हुई थी वो सब अब वो यहाँ पर भी इंडिया में भी प्रचलित करना चाहते थे, फेमस करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। सो टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। तो इंग्लिश पढ़ाना ही जो है सभी पर्सन्स की सिविलाइजेशन की शुरुआत होनी थी ताकि उनका टेस्ट बदले, उनकी वैल्यूज़ बदले, उनके कल्चर बदले। तो मैकले की जो भी गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से जो इंग्लिश एजुकेशन थी उसको 1835 में इंट्रोड्यूस किया गया, और जो भी डिसीजन था वहाँ पर ये ले गया कि इंग्लिश जो है वो मीडियम रहेगा हायर एजुकेशंस के लिए। तो हायर एजुकेशन जो है जिसने भी लेनी है उसमें वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही ले पाएगा, और जो भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रमोशन को बंद किया जाएगा, जैसे कैलकटा मद्रासा वगैरह था, बनारस संस्कृत कॉलेज था, इन सभी चीज़ों को बंद किया जाना था। मतलब बंद नहीं, इनके प्रमोशन को बंद किया जाना था, मतलब इनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना, अब ख़त्म करना था। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे इनको मंदिर के हिसाब से देखा जाता, टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डीके। वो मतलब एक तरीके से इनको डिस्कस किया जा रहा है कि दीज आर टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस जो कि पर्सन्स को बहुत ही अंधेरे में लेके जाएंगी, वो इतने ज़्यादा उनके विकास नहीं करेंगे। सो इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज की ही बुक्स को ही अब प्रोड्यूस किया जाना था स्कूल्स वगैरह में स्टडी के लिए। सो ये यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करते हैं। कोई भी दिक्कत है आपको तो मुझे बता सकते हैं।